गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और हमने उसमें आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा दिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा द्विध्रुव पर कारक बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, यह इसको हम बोल सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यानी अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होने वाला है, जो आज हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है, ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, तो ये जो धनावेश है और ये ऋणावेश है। ओके, तो धनावेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश के कारण कार्य करने वाला बल QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो कुल बल F बराबर क्या होगा? QE माइनस QE। F बराबर आएगा भाई साहब आपका 0। बल कार्य ही नहीं करेगा। अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा QE, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा QE वो लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल जो लगेगा QE वो लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी बल काम नहीं कर रहा है। बल काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? यानी इस स्थिति में बल शून्य है। फिजिक्स में जब कभी भी बल शून्य होगा तो उस स्थिति में इस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? इसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करेगा। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इस पर बल आघूर्ण लगेगा और इसकी कोशिश ये होगी कि विद्युत द्विध्रुव घूम जाए बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। तो बल आघूर्ण, जब कुल बल का मान शून्य होता है तब बल आघूर्ण कार्य करता है। अब ये जो द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए, अभी इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण है आपका बल गुणा बल से लंबवत दूरी। ये आपका बच्चों बल आघूर्ण, बल गुणा बल से लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण है। अब बल कितना है आपका? बल है आपका QE,
बल आघूर्ण को टॉर्क से लिखते हैं। अब बल से लंबवत दूरी निकालनी है। अब यहाँ से लंब डाल दीजिए, ये ए बी है, ये एन पर आकर मिल जाएगा। बल से लंब डाल दीजिए, हमने बल से लंब डाल दिया बी एन, तो बल से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, बी एन हो जाएगी। फिर त्रिभुज बी ए एन में आ जाए, त्रिभुज बी ए एन में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बी ए एन में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ये जो 2a है लंब बटे कर्ण, ये ए बी हो जाएगा। तो बी एन अपन क्या आएगा 2a, और बी एन बराबर क्या आएगा 2a साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या आएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। आप चाहो तो इसे एक ब्रैकेट में भी तो बंद कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 देना, इसको समीकरण नंबर 2, और टॉर्क बराबर क्यू इंटू 2a को एक ब्रैकेट में बंद कर लो, और e साइन थीटा, क्यू इंटू 2a आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा पी ई साइन। ये है द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, सदिश रूप में आप इसे लिख सकते हैं क्या, टॉर्क बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो टॉर्क बराबर होगा आपका पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका टॉर्क हो जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण कारक बल आघूर्ण है। कब लगता है, कैसे लगता है, सब चीज मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। अच्छा टॉपिक है, पेपर में आ चुका है कई बार। अब हम इसकी विशेष स्थितियों के बारे में बात करेंगे। आइए डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहला है कि इसमें जो विद्युत द्विध्रुव है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। थीटा बराबर क्या हो उस स्थिति में, के स्पष्ट में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री। टॉर्क बराबर क्या आएगा पीई, थीटा बराबर 0 ले रहे हैं तो टॉर्क बराबर आएगा पीई साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, तो टॉर्क बराबर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगा, अगर विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तो थीटा बराबर 0 होगा और टॉर्क बराबर पी ई साइन 0 और टॉर्क बराबर होगा 0। ठीक है, सेकंड स्थिति में देखिए के सेकंड में थीटा बराबर 90 डिग्री लिया। अगर थीटा बराबर 90 लेंगे तो टॉर्क बराबर क्या आएगा पी ई साइन 90 डिग्री, टॉर्क बराबर होगा पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबवत हो, तो टॉर्क बराबर होगा पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और टॉर्क बराबर क्या निकलेगा पी ई, जो कैसी वैल्यू होगी अपने आप में मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसके बाद केस थर्ड देखिए।
केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में अगर विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, यानी थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, टॉर्क बराबर क्या आएगा, पीई साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और टॉर्क बराबर क्या आएगा, 0। इस स्थिति में भी कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा। तो ये द्विध्रुवकारक बलागुण की विशेष स्थितियां हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दी, और ये हमारा टॉपिक होता है द्विध्रुवकारक बलागुण के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है और वो है द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। अगला हमारा टॉपिक है और वो है विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। भौतिक सार्थकता यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको फिजिकली बताना है कि द्विध्रुव क्या है, इस तरह से काम कर रहा है। देखिए, हर तरह के मॉलिक्यूल में यानी कि हर तरह के अणु या परमाणु में धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होते हैं ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप मान के क्या चलते हैं, आपको पता ही है कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम धनावेशों का केंद्र कहते हैं, और जो समस्त ऋणावेश होता है वो भी क्या होता है, आपका एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में उपस्थित होता है, यानी बहुत छोटे से आयतन में उपस्थित होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि समस्त ऋणावेश भी एक स्थान पर केंद्रित होता है। धनावेश भी हमने एक जगह मान लिया और ऋणावेश भी हमने एक ही जगह मान लिया। धनावेश को हमने बोला है धनावेशों का केंद्र, और ऋणावेश को हम बोलेंगे ऋणावेशों का केंद्र। ठीक है, धनावेश को हमने धनावेशों केंद्र बोला और ऋणावेश को हमने क्या बोला, ऋणावेशों का केंद्र। तो होगा क्या कि धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र, इस थ्योरी के आधार पर हमने विद्युत द्विध्रुव को दो तरह से बांटा है। एक तो आपका सबसे पहले है, मतलब अणुओं को ही हम दो तरह से बांटते हैं, और वो है आपका सबसे पहला है ध्रुवीय अणु। सबसे पहले आप लोगों का है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या होता है, देखिए, यदि धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों, अगर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, तो इस प्रकार के अणु क्या कहलाएंगे, आपके ध्रुवीय अणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे इस प्रकार के अणु, आपके ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय अणुओं का स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, तो ऐसे अणु आपके ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और ध्रुवीय अणुओं में धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्रुवीय अणु का स्ट्रक्चर है। और ध्रुवीय अणु आपके बहुत सारे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से तो NaCl और H2O और HCl है। NaCl ये ध्रुवीय NaCl, H2O और HCl। यदि आप समझ गए होंगे कि धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र में कुछ दूरी होगी ना, तो उनका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ऐसे अणु आपके कहलाएंगे ध्रुवीय अणु। दूसरे नंबर पे आता है अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या होंगे बताओ, यदि धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे पर संपाती हो, यानी एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाए। धनावेशों केंद्र और ऋणावेशों केंद्र एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाए,
तो इस प्रकार से जो अणु बनेगा वो कौन सा बनेगा? अध्रुवीय अणु बनेगा। कैसा अणु बनेगा? अध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणु जो होता है ना, उनका स्वयं का, अध्रुवीय अणु जो होता है उनका स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। अध्रुवीय अणुओं का स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, ठीक है, अध्रुवीय अणुओं का। और जैसे इसमें दो बता रहा हूँ मैं आपको, तो CO2 है, एक H2 है, मतलब समझ गए आप कि विद्युत द्विध्रुव के आधार पर हमने अणुओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो आपका ध्रुवीय अणु है, एक आपका अध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु वो होगा जिसमें धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो। और अध्रुवीय अणु वो होगा जिसमें धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, तो वो अध्रुवीय अणु होगा। तो इस तरह से हमने ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को क्लासिफाइड यानी कि विभेदित किया है। तो अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है बच्चों। थ्योरेटिकल हमने ये चैप्टर आप लोगों को समाप्त करा दिया। और आप देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको ये तीसरा चैप्टर समाप्त करा रहे हैं, थर्ड। हमने आपको परमाणु करा दिया, हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव करा दिया, और हमने आपको द्विध्रुवी भौतिक शास्त्र ये फर्स्ट चैप्टर भी करा दिया। अब बात आती है बेटा इसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए तो आप जानते हैं किताब आप लोगों के पास होगी। तो अब हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल जो हमने आपको कराए हैं, देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों के पास किताब होनी चाहिए, जब भी मजा आता है न्यूमेरिकल करने का, अदरवाइज न्यूमेरिकल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, चलो। दो समान धातु के गोले, दो समान धातु के गोले प्लस के 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस के 20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, एक दूसरे के संपर्क में लाकर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए, उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए, तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा? तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा? बल का अनुपात ज्ञात। आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसको। दो आवेश हैं, एक 10 कूलम, एक -20 कूलम, ठीक है, आवेशित किए गए हैं और फिर इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर
दूसरे के संपर्क में लाकर फिर इनको दूर कर दिया गया। तो पहले तो इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K आएगा और Q1 के लिए कितना आएगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और डिस्टेंस उसने दी नहीं है, R स्क्वायर लिखो। जब हम दोनों को टच करा देते हैं माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का आवेश आकर्षण बता रहा है। फिर वो कह रहा है कि दोनों को टच कराइए, आप दोनों को आप टच कराइए। अब जब टच कराएंगे तो F बराबर क्या आएगा, टच कराने पर दोनों पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो 10 माइनस के 20 बराबर क्या आएगा, माइनस के 10 माइक्रोकूलम। तो अलग अलग कर दो, Q1 बराबर Q2 बराबर माइनस के 10/2 माइनस के 5 माइक्रोकूलम। अब बल निकालो, F बराबर क्या है, इसको F1 दे दो। F2 बराबर क्या आएगा, K Q के लिए कितना आएगा, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 12 अपॉन R स्क्वायर। 5 गुणा 10 की घात माइनस 12/R स्क्वायर। ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। माइनस तो फिर क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अपन तो अनुपात निकालना है, बस निकाल लो। F1 मतलब दोनों अवस्थाओं में अनुपात निकालना है। F1 अनुपात F2 बराबर क्या आएगा, K गुणा 10 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 12 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, K गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस 12। K से K गया, 12 से 12 गया, 5 से ये 4 बार गया और 5 से ये 2 बार गया। ये 8:1। माइनस का साइन और आएगा, आई थिंक, मुझे लगता है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि माइनस है कि नहीं है। बिल्कुल माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये माइनस दे रखा था ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है बच्चों। कल हम आगे इससे आगे न्यूमेरिकल कराएंगे। आप लोगों को चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।